ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टिल लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 12। सबको पता ही होगा, एवरीवन नोज वी आर स्टडीइंग चैप्टर 12, दैट इज अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोगों के पास अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने उस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने शुरू किया चैप्टर, और उस चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली शुरू करते ही वी स्टार्टेड विथ व्हाट, तो वी स्टार्टेड विथ normal things, that is first of your IUPAC nomenclature। IUPAC nomenclature से लेके ऐसी चीज़ों से हम लोगों ने शुरू किया। फिर हम लोगों के पास हमने कहाँ आगे बढ़े, तो हम लोग प्रिपरेशन पे आगे बढ़े। प्रिपरेशन में ढेर सारी रिएक्शंस, we had too many reactions in preparation, starting from what, तो starting from preparation of both aldehyde and ketone to preparation of only aldehyde to preparation of ketone। ये सारे रिएक्शंस हमने की। आज हम लोगों को नई चीज से शुरू करना है। वी हैव टू स्टार्ट विथ अ न्यू थिंग, ओके, एंड दैट इज व्हाट इज दैट, तो दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग आज एकदम नई चीज से शुरू करने वाले हैं, और वो नई चीज क्या है हमारी, तो वो नई चीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग शुरू करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी होती है, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज फिजिकल स्टेट। हम लोगों को सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, तो हमें डिस्कस करना है फिजिकल स्टेट। अब ये जो फिजिकल स्टेट है ना, हम लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो मीथेनॉल होता है, मीथेनॉल दैट इज फॉर्मल्डिहाइड हम लोग बोलते हैं। ये मीथेनॉल क्या है, तो मीथेनॉल इज गैस एट रूम टेम्परेचर। हमारे पास रूम टेम्परेचर पे मीथेनॉल क्या होता है, तो मीथेनॉल गैस होता है। उसके बाद अगर इथेनॉल पे जाए तो इथेनॉल इज लिक्विड। मीथेनॉल होता है गैस, इथेनॉल क्या होता है, तो इथेनॉल लिक्विड होता है। उसके अलावा सारे रेस्ट ऑल अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रेस्ट ऑल अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हमारे पास बाकी सारे अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हमारे पास क्या होते हैं, तो रेस्ट ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लिक्विड और सॉलिड। या तो लिक्विड होंगे या तो सॉलिड होंगे। तुम्हारे पास गैस एक ही होता है, और गैस कौन सा है, तो गैस है हम लोगों के पास मीथेनॉल। नाउ अब देखो, हम लोगों के पास यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोगों को नेक्स्ट चीज क्या डिस्कस करनी होती है, तो हमें नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी होती है बॉइलिंग पॉइंट। द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, तो तुम लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन तुम लोगों को पहले से पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। देखो, मैंने तुम लोगों को आगे भी 11th स्टैंडर्ड से समझा रहा हूँ, अभी भी समझाया है, वापस बोल रहा हूँ, तुम लोगों को ये एग्जाम में नहीं लिखना है। ये लिखने का मेरा मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अगर तुम्हें मान लो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, अगर तुम्हें मान लो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है किसमें, तो यू नीड टू कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट इन HCHO, देन CH3CHO, देन C2H5CHO, देन C2H5CHO, ये तुम्हें कंपेयर करना है। तो तुम्हारे पास लेफ्ट टू राइट जाते हुए, तुम्हारे पास लेफ्ट टू राइट जाते हुए मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा, एंड इट विल डिक्रीज दिस वे। सो ऐसे तुम लोगों के पास क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब देखो, ये तुम्हारा पहला पॉइंट है।
अगर तुम्हारे पास दूसरी चीज हम लोग रिलेट करें तो बॉइलिंग पॉइंट को ब्रांचिंग से भी रिलेट कर सकते हो। मान लो अगर मैं बोलता हूँ बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें कंपेयर करना है, यू हैव टू कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन ब्रांचिंग का पॉइंट तभी आता है जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो। व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इज सेम तुम्हारे पास तभी ब्रांचिंग का पॉइंट आएगा। जब तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है तो ब्रांचिंग का पॉइंट ही नहीं आता है। जैसे अगर तुम्हारे पास ऐसा है CH3 CH2 CH2 CHO, ये तुम्हारे पास एक एक है। दूसरा है CH3 CH CH3 CHO, देखो ये दूसरा है। और तीसरा और आखिरी वाला है CH3C CH3CHO। सॉरी, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, जस्ट फॉर अ चेंज मुझे सबके मॉलिक्यूलर वेट सेम चाहिए, आई नीड ईच मॉलिक्यूलर वेट सेम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक CH2, यहाँ पे भी एक CH2, ऐसा मान लो कि बीच में एक एक CH2 प्रेजेंट है। तो देखो सब में 5 कार्बन है, सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, सब में अल्डिहाइड है। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट यानी जो भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं, सब में 5 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट इज सेम। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, बट मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बट साथ साथ क्या हो रहा है, तो ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास क्या हो रहा है, तो ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हुआ तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो ऐसे डिक्रीज होगा तो सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ, फिर इसका, एंड लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट ये लास्ट वाले का होगा। तो जैसे जैसे तुम्हारे पास ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब देखो, अब जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास आइसोमरिक अल्डिहाइड एंड कीटोन है, आइसोमरिक अल्डिहाइड एंड कीटोन है, यानी देखो तुम्हें पता है कीटोन और अल्डिहाइड एक दूसरे के क्या होते हैं, तो कीटोन और अल्डिहाइड एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हम लोग बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगी, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदलेगा। तुम्हारे पास अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो अगर तुम्हारे पास आइसोमरिक अल्डिहाइड एंड कीटोन है, इफ यू हैव आइसोमरिक अल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर तुम्हारे पास आइसोमरिक अल्डिहाइड और कीटोन है तो तुम लोग क्या करोगे। ओके, आइसोमरिक अल्डिहाइड एंड कीटोन है तो तुम लोग क्या करोगे। तो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, आइसोमरिक अल्डिहाइड कीटोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अल्डिहाइड का या कीटोन का। तो देखो, इफ इफ आइसोमरिक अल्डिहाइड एंड कीटोन आर देयर, if isomeric aldehyde and ketone are there, then then boiling point of then boiling point of aldehyde is always aldehyde is always less than that of ketone। कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के कंपैरिजन में किसका ज्यादा होगा, तो अल्डिहाइड की कंपैरिजन में ज्यादा होगा, बट फॉर आइसोमरिक यानी सेम है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास है CH3 CH2 CHO, what is this, this is propanal, what is this, this is propanal, and CH3COCH3 and CH3COCH3, this is propanone। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज इट इज सेम है, बोथ हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोथ हैव सेम थिंग्स। तो अगर अगर तुम लोग यहाँ पे क्या करते हो, तो अगर तुम लोग इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हो तो हमेशा प्रोपेनोन यानी कीटोन का ज्यादा होगा और अल्डिहाइड का कम होगा। कीटोन का क्या होगा, तो कीटोन का ज्यादा होगा और अल्डिहाइड का कम होगा। दैट इज हाउ योर मॉलिक्यूलर वेट इज। ऐसे ही तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट होगा, तुम लोगों के पास कीटोन का ज्यादा होगा और अल्डिहाइड का कम। अब तुम्हारा सवाल होता है सर क्यों ऐसा है, व्हाई इट इज लाइक दिस, व्हाई कीटोन इज ऑलवेज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि देखो हम लोगों के पास कीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर हम लोग बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन इज R C डबल बॉन्ड O R डैश। ओके, तुम्हारे पास दूसरा कीटोन बना है तो R
सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ऐसा ही होगा कीटोन। अब क्या होगा तो देखो, ये आर जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये आर क्या करता है तो ये आर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये आर अपना इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को पास करेगा। वो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसे पास करेगा? दैट कार्बन विल पास इट्स इलेक्ट्रॉन टू व्हाट? तो वो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पास करेगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस आएगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा। सेम वे यहाँ पे ये आर अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को पास करेगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पास करेगा, तो इस पे डेल्टा माइनस आया और इस पे डेल्टा प्लस आया। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, और अट्रैक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जितना एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो जितना एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतना हम लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सेम वे अगर देखो अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड में क्या होगा? तो अल्डिहाइड में आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसा होता है। सेम वे यहाँ पे भी दूसरा एल्डिहाइड ले लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब यहाँ पे बेचारा एक ही आर है तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे भी एक ही आर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आएगा। लेकिन उतना तो नहीं आ पाएगा ना जितना यहाँ था, क्योंकि उधर 2 आर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, तो ऑक्सीजन को उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, तो उतना ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उतना ही अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे लो अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे लो अट्रैक्शन होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड लो चार्जेस। बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड लो चार्जेस, चार्ज कम है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम है, इसी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एज एज टू अल्काइल ग्रुप्स, एज टू अल्काइल ग्रुप्स are present are present with ketone। हमारे पास कीटोन के साथ क्या है? तो एस टू अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट विथ कीटोन, more electrons more electrons are donated to carbon, and hence to oxygen. So it has more charge, so it has more charge and more attraction, whereas aldehyde has only one alkyl group, whereas aldehyde has only one alkyl group। हमारे पास क्या होता है? तो aldehyde के पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है। so lower charge lower attraction and lower boiling point and lower boiling point। तो हमारे पास क्या होता है? तो हमारे पास चार्ज कम होता है, अट्रैक्शन कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। अगर इधर तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट्स क्लियर यू कैन आस्क। एनीवन? देखो सीधी सिंपल बात है, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि उसमें चार्ज ज्यादा आता है और अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जबकि हमारे पास अल्डिहाइड में कम चार्ज आता है, कम अट्रैक्शन होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। क्लियर हुआ सभी को? एवरीवन क्लियर विद दिस? आज बहुत चुप चुप है सब लोग। ओके आज सब नींद में आए हैं। हमेशा वैसे भी मंडे ऐसा होता है कि सर नींद आ रही है, अब जाने भी दो। नाउ एवरीवन, अब देखो ये हमने बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर किया।
नाउ इफ वी कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट विथ अल्कोहल, ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखो कितने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, तुम लोगों को यहाँ पे हर चीज में बहुत एक्सपांड करके बहुत ही डिटेल वे में समझा रहा हूँ। तुम्हारे पास यही चीज टेक्स्ट बुक में बहुत छोटे में दी गई है। इन योर टेक्स्ट बुक दिस थिंग इज गिवन टू यू इन वेरी शॉर्ट। तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें तुम लोगों को एकदम जल्दी जल्दी में दी गई है। यहाँ पे हर चीज में क्या करता हूँ, तो हम लोगों के पास हर चीज थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा उसे एक्सपांड करके समझेंगे। ओके, नाउ पे अटेंशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, तो कंपैरिजन कर रहे हैं विथ अल्कोहल। अगर अल्कोहल से कंपैरिजन करते हो किसी भी चीज का, सॉरी, अगर हम लोग अल्कोहल से कंपैरिजन करते हैं, इफ वी आर कंपेयरिंग इट विथ अल्कोहल, अगर अल्कोहल से कंपैरिजन करते हो तो देखो अल्कोहल ऐसा होता है आर ओ एच, अगेन आर ओ एच, अगेन आर ओ एच, ये तुम्हारा अल्कोहल होता है। अब इस अल्कोहल में ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो डेल्टा माइनस आएगा, ये डेल्टा प्लस आएगा, ये डेल्टा माइनस आएगा, ये डेल्टा प्लस आएगा, ये डेल्टा माइनस आएगा, ये डेल्टा प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों के पास अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन को पर्टिकुलरली हमने नाम दिया है। We have given a name to this attraction. Can anyone tell me what name is given to this particular attraction? इस पर्टिकुलर अट्रैक्शन को क्या नाम दिया गया है, क्या कोई बता सकता है? What is the name given to this attraction? इस अट्रैक्शन का क्या नाम दिया गया है? Anyone? Yes, very good. यस, हम लोगों के पास इस अट्रैक्शन को एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है, और वो नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एच बॉन्डिंग। इस अट्रैक्शन को हमने बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया है, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एच बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एच बॉन्डिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बॉन्डिंग। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एच बॉन्डिंग क्या होता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एच बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्डिंग होता है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, तो अल्डिहाइड लो या कीटोन लो, फाइनली उसमें आना है सी डबल बॉन्ड ओ, दूसरा भी आएगा सी डबल बॉन्ड ओ, और तीसरा भी आएगा सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस, और ये डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस। ऐसा होगा सही, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे अट्रैक्शन भी होगा, लेकिन क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये तो हम लोगों का कौन सा अट्रैक्शन है, तो दिस इज नोन एज, अगर 11th स्टैंडर्ड याद हो तो इसे हम लोग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का अट्रैक्शन होता है, जबकि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बहुत ही वीक टाइप का अट्रैक्शन होता है। सो हमारे पास देखो, हम लोग क्लियरली लिखते हैं कि अल्कोहल में क्या होता है, तो अल्कोहल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और अगर अल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी लो, इफ यू टेक अल्डिहाइड और कीटोन, उसमें क्या होगा, तो अल्डिहाइड या कीटोन में हमारे पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। हमारे पास कौन सा होगा, तो हमारे पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, we can say the dipole dipole attraction is much weak. The dipole dipole attraction is much weak, is much weaker as compared to hydrogen bond, as compared to hydrogen bond, H bond. Hence, hence हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर वेट, हेंस इन सेम मॉलिक्यूलर वेट, देखो सेम और सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट में हमारे पास क्या होगा, तो इन सेम और सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है अल्कोहल का और हमारे पास किसका, तो अल्डिहाइड कीटोन का, दोनों साथ में लिख सकते हो, तुम अल्डिहाइड लिखो या कीटोन लिखो, इट डजंट मैटर। बट तुम्हारे पास अल्कोहल या अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसका ज्यादा होगा, तो अल्कोहल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्डिहाइड और कीटोन। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट किसका हमेशा ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास
हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर अल्कोहल का एज कंपेयर टू अल्डिहाइड और कीटोन। यानी अगर तुम्हारे पास, अब देखो, अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम कंपैरिजन करते हैं CH3 CH2 CH2OH, ये 3 कार्बन का है, दिस इज प्रोपेनॉल। ये हमारे पास क्या है, तो ये प्रोपेनॉल है। और दूसरा हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2 CHO, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपेनाल। तो हमारे पास क्या होगा, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्रोपेनॉल का ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अगर ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, इफ यू वांट टू कंपेयर ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट, तो ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, देखो, सबसे पहले अगर मैं लेता हूँ प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल के बाद आएगा प्रोपेनोन, और प्रोपेनोन के बाद आएगा प्रोपेनाल। ऐसा सबसे पहले अल्कोहल, फिर कीटोन और फिर अल्डिहाइड। सबसे पहले हमेशा क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा अल्कोहल, फिर आएगा कीटोन और फिर आएगा अल्डिहाइड। समझ में आया सभी को? सबसे पहले अल्कोहल, फिर कीटोन और फिर अल्डिहाइड। और सबसे कम किसका आएगा, तो इन सब में सबसे कम हो जाएगा तुम्हारे पास किसका, तो सबसे कम हो जाएगा अल्केन का। वाई? बिकॉज अल्केन तो बेचारा क्या ही है, उसमें तो ऑक्सीजन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, तो अल्केन तो सबसे पीछे ही आएगा हमेशा। बट तुम्हें एक ऑर्डर बताया है कि अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर अल्डिहाइड। क्लियर हुआ? तो ये बॉइलिंग पॉइंट का जो भी हम लोगों का केस था वो क्लियर हुआ सभी को? एवरीवन क्लियर विद द बॉइलिंग पॉइंट केस? हम लोगों ने सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट, फिर ब्रांचिंग, फिर अल्डिहाइड कीटोन में कंपैरिजन, फिर अल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल के साथ कंपैरिजन, वो सब हम लोगों ने कंपेयर किया। तो ये पूरा हम लोगों का केस किसका था, तो ये पूरा केस था बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट सॉल्युबिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट सॉल्युबिलिटी। तो हमारे पास ये जो लोअर अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, जो कम कार्बन वाले अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, वो बहुत हद तक पानी में सॉल्युबल होते हैं। ओके, बहुत हद तक पानी में सॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास क्या होता है, ओके, वी कैन से द लोअर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, द लोअर aldehydes or ketones are are soluble in water, are soluble in water to an extent, to an extent, due to what, so due to hydrogen bonding, ड्यू टू H बॉन्डिंग। जैसे अगर तुम लोग अल्डिहाइड लो या कीटोन लो, इफ यू टेक अल्डिहाइड और कीटोन, तुम्हारे पास R C डबल बॉन्ड O R डैश, देखो R R डैश में से कोई भी एक अगर हाइड्रोजन ले लेते हो, इफ यू टेक R और R डैश टू बी हाइड्रोजन, तो तुम्हारा KC उधर खत्म हो जाता है, तो वो अल्डिहाइड हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कीटोन ही हो। और उसके साथ तुमने ले लिया H2O। अब H2O में क्या होगा, तो H2O में हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो डेल्टा माइनस आएगा, ये डेल्टा प्लस आएगा। सेम वे इधर ऑक्सीजन डेल्टा माइनस आएगा, और इसके बीच में क्या होगा, तो इसके बीच में H बॉन्डिंग होगा। और इसी H बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, तो इसी H बॉन्डिंग की वजह से तुम्हारे पास क्या होगा, तो तुम्हारे पास ये चीज सॉल्युबल होगी। लेकिन जितना तुम्हारे पास कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो ऑर्गेनिक पार्ट बढ़ेगा, ऑर्गेनिक पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। as as the number of carbon atoms, as the number of carbon atoms go on increasing, go on increasing in aldehyde and ketone, in aldehyde and ketone, the solubility in, the solubility in water डिक्रीजेस। हमारे पास सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होगा जैसे जैसे हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिंपल होता है, ऑल दीज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऑल दीज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व होते ही है, आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स? जैसे तुम्हारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन, ईथर, CCl4 एटसेट्रा। हमारे पास इन सब में तो ये डिसॉल्व होते ही है। क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट तुम्हारे पास क्या है? तो लास्ट पॉइंट तुम्हारे पास एक पॉइंट है कि लोअर, जो भी लोअर अल्डिहाइड्स होते हैं ना, अब देखो ये क्यों दिया गया है मुझे नहीं पता, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि द लोअर अल्डिहाइड्स, जो भी छोटे छोटे अल्डिहाइड्स है, द लोअर अल्डिहाइड्स हैव पंजेंट स्मेल, मतलब एकदम खराब सी, एकदम बदबूदार उसकी कुछ स्मेल है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के पास कार्बन्स बढ़ते हैं, एज number of carbons increase, as number of carbons increase, the pungent smell decreases, the pungent smell decreases, and it gives a fragrant odor। यानी हम लोगों के पास एक मस्त खुशबू, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे पंजेंट स्मेल, जो बदबूदार स्मेल आ रही थी ना, वो कम होती जाती है और हमारे पास एकदम मस्त खुशबू आने लगती है। इसी वजह से हम लोग हायर अल्डिहाइड और कीटोन को है ना परफ्यूम वगैरह में यूज करते हैं। तो देखो लोअर अल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, तो डेड बॉडी वगैरह प्रिजर्व करने के लिए जो फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है ना, अगर तुम लोगों ने वो कभी सूंघा हो, बायो स्टूडेंट्स ने तो खास करके देखा होगा, वो जिसमें हम लोग स्पेसिमेंस प्रिजर्व करते हैं, तो उसमें तो क्या होता है, इतनी खराब बदबू आती है कि हम लोग उधर रह नहीं सकते। तुम लोग पहली बार कभी बायो स्टूडेंट अगर मेडिकल लाइन में कहीं जाते हो, कोई भी मेडिकल फील्ड में, अगर फिजियोथेरेपी कहीं पे भी अगर कैडेवर देखते हो, तो तुम्हारे पास इतनी गंदी स्मेल आती है ना कि तुम लोग उधर रह नहीं सकते हो, बिकॉज द स्मेल इज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। कुछ लोग फेंट हो जाते हैं इतनी स्मेल से। ओके और थोड़ा आदत के लिए बताए, बायो स्टूडेंट्स को या जो भी ऐसा मेडिकल स्टूडेंट्स है ना, उनको ऐसा होता है कि एक दिन है ना, उन लोगों को क्या किया जाता है कि दे आर जस्ट मेड टू सिट देयर। ओके, दे आर टोल्ड कि भाई आज का दिन तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस ये डेड बॉडी पड़ी है, उसे खोलेंगे भी नहीं, सिर्फ अंदर ही है, सिर्फ स्मेल आएगी, तुम लोग सिर्फ स्मेल से यूज टू हो जाओ। ओके इतनी खराब उसकी स्मेल आती है, और वही जहाँ पे कार्बन बढ़ाओ तो उसकी स्मेल इतनी अच्छी हो जाती है कि हम लोग परफ्यूम में यूज कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। एवरीवन क्लियर विद दिस? समझ में आया सभी को? देखो हम लोगों के पास यहाँ पे एक डाउट था किसी का, मैं बता दूं कि कीटोन का मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों के पास कम होता है। ओके कीटोन का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा अल्कोहल से, और दूसरी चीज हम लोगों के पास सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट में हम कंपैरिजन करते हैं। वी आर कंपेयरिंग इन सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलर यानी एक दो यूनिट का फर्क होना, कि भाई एक यूनिट से ज्यादा है या दो यूनिट से ज्यादा कम है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं आता है। फर्क आता है जब बहुत ज्यादा 10-12 का डिफरेंस हो मॉलिक्यूलर वेट में, तब ज्यादा फर्क आता है। एक दो यूनिट से तो फिर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो सब ज्यादा एम्पावर कर जाता है। क्लियर है सभी को? एवरीवन क्लियर विद दिस? अब देखो ये तुम्हारे पास क्या है, तो ये तुम्हारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब अब हम लोगों को उसकी केमिकल रिएक्शंस पे आगे बढ़ना है। नाउ वी हैव टू मूव अहेड विद केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो अभी मैं केमिकल रिएक्शंस बहुत डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन यू द बेसिक्स ऑफ इट। तुम्हें उसका बेसिक जरूर समझाऊंगा मैं कि तुम्हारे पास उस केमिकल रिएक्शन का बेसिक्स क्या होता है। अगर अल्डिहाइड कीटोन है तो कार्बोनिल कंपाउंड्स है। उस कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे पास बेसिकली जो उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सी है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज a nucleophilic substitution. The characteristic reaction of aldehyde and ketone is nucleophilic substitution. The characteristic reaction, the characteristic reaction of of aldehyde and ketone, aldehyde and ketone is nucleophilic substitution, is nucleophilic substitution. हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है? तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है
न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी नॉट सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कैसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? तो देखो अब हम लोग समझते हैं, तुम्हारे पास हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होगा। इस C डबल बॉन्ड O में तुम्हारे पास ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस आएगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा। अब तुम्हारे पास इसके साथ हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। हम लोग क्या ऐड करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सबको पता होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है कहाँ? तो हमारे 10th चैप्टर में हमने डिटेल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है। तो हम लोग वहां पे क्या लेंगे? तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो तुम्हारे पास बहुत मतलब एक न्यूक्लियोफाइल, हमने एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस लिया है। अब तुम लोग देखो ये न्यूक्लियोफाइल है यानी नेगेटिव चार्ज, कौन सी तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑन विच साइड इट विल बी अट्रैक्टेड? तो सिंपल सी बात है, ये खुद नेगेटिव चार्ज है तो कौन सी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव पे। तो जैसे ही हम लोगों के पास ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, दिस न्यूक्लियोफाइल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल कौन सी तरफ अट्रैक्ट होगा? तो ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे ये कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो यहाँ से हम लोगों के पास, ये अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कार्बन कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा अपना? तो कार्बन के पास एक ही एक्स्ट्रा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। वो कार्बन अपना ऐसे ब्रेक करेगा। वो कार्बन अपना पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ऐसे ब्रेक करेगा, यानी ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस। कार्बन पे आएगा प्लस, लेकिन वो प्लस और माइनस तो कनेक्ट होने वाले हैं ना। तो कार्बन अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमारे पास सिचुएशन कैसी आएगी? तो हमारे पास देखो ये कार्बन है, उसने अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। और ये कार्बन किसके साथ कनेक्ट हो गया? तो ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ कनेक्ट हो गया। कार्बन के ऊपर प्लस था, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस था, तो प्लस माइनस ने कंबाइन होके बॉन्ड बना लिया। लेकिन बेचारा ऑक्सीजन, उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज रह ही गया। लेकिन हम इस बेचारे ऑक्सीजन को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, हम इसके साथ कोई ना कोई हम लोग कुछ ना कुछ प्लस चार्ज ऐड करेंगे, जैसे H प्लस। और वो H प्लस ऐड होने के बाद क्या होगा? तो ये न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, और उसमें ऑक्सीजन है हमारे पास। उस ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच होता है? तो उस ऑक्सीजन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होता है। तो ये हमारा कौन सा स्टेप है? तो ये हमारा पहला स्टेप स्लो स्टेप था, और दूसरा स्टेप हमारे पास फास्ट स्टेप है। ये स्लो और फास्ट हम लोग रेट डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। लेकिन तुम्हें आइडिया आया होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। This type of nucleophilic addition reaction will occur. This is nucleophilic addition reaction. और ऐसी ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेजरली, देखो सिर्फ यही नहीं, लेकिन मेजरली ऐसी रिएक्शंस अल्डिहाइड और कीटोन में होती है। तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है तो उसका पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन पे माइनस है, उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग कोई भी पॉजिटिव चार्ज उसके साथ ऐड करेंगे। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो फटाफट ऐड हो जाएगा। देखो मैंने आगे भी तुम्हें 10 चैप्टर में समझाया है, तुम कुछ ऐड करोगे और बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास वो एनर्जी गेन करेगा, बॉन्ड को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी कि वो टूटे, वो सब हो, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद बॉन्ड टूटेगा। जबकि हमारे पास अगर अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो अगर हम लोग प्लस माइनस चार्जेस है तो वो तो क्विकली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इसी वजह से बॉन्ड टूटने वाला जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है। जबकि हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो क्या है? तो दूसरा स्टेप हमारे पास फास्ट स्टेप है। आई होप सब लोगों को ये क्लियर हुआ है। वी एन क्लियर विद दिस? इसी टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को एक के बाद एक डिस्कस करनी होगी फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक के बाद एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आई होप सब लोगों को समझ में आया है ये सब कुछ। ओके एवरीवन, देन फॉर टुडे विल स्टॉप हियर। ओके, हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। इस वीक तुम्हारी टेस्ट होगी चैप्टर 4 की।
चैप्टर 4 की तुम्हारी टेस्ट नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ योर एग्जाम्स, तो इस वीक तुम्हारी चैप्टर 4 की टेस्ट होगी। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा ये पोर्शन कवर हो जाएगा तो चैप्टर 12 की टेस्ट लेंगे। इस वीक यू विल हैव टेस्ट ऑफ चैप्टर 4। ओके, बी प्रिपेयर्ड। शायद तक देखो, मुझे नहीं, अभी हमने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन वेडनेसडे या फ्राइडे, मैं आज शाम तक तुम्हें बता दूंगा कि वेडनेसडे होगी या फ्राइडे, बट यू विल हैव टेस्ट ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 तुमने एग्जाम के लिए भी पढ़ ही लिया, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू विल हैव टेस्ट ऑफ चैप्टर 4। क्लियर एवरीवन? चलो देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन।